हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में आपको इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें समझाया था अपवाह क्या है और क्या समझाया था, डेल्टा क्या है ना। फिर जल विभाजक क्या है, अपवाह द्रोणी क्या है, नदी तंत्र क्या है। भारत में दो तरह की नदियों का तंत्र बना हुआ, हिमालय की नदियों का तंत्र अलग है, प्रायद्वीपीय नदियों का तंत्र अलग है, और दोनों के बीच में आपको अंतर भी बताया था। गोखुर झील का निर्माण, डेल्टा का निर्माण, ये सारी बातें आपको पिछली क्लास में मैं समझाया था। आज हम लोग देख रहे हैं हिमालय की नदियाँ, हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं और उन नदियों के द्वारा जो तंत्र तैयार किया जाता है हमारे देश में, उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो तंत्र है हमारे देश में, वो 3 तंत्र तैयार है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों ही नदी तंत्रों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, बुक से रीड करके स्टडी करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह नदी जो है सिंधु नदी, इसका उद्गम है मानसरोवर झील। आपको बताया था यह हिमालय पहाड़ है, हमारे देश के उत्तर में हिमालय पहाड़ स्थित है और हिमालय पहाड़ के दक्षिण की तरफ हमारा देश है और हिमालय पहाड़ के उत्तर की तरफ तिब्बत, चीन ये देश है। तिब्बत पर अभी चीन का अवैध कब्जा है, चीन के कब्जे में है वो अवैध तरीके से, तो उधर चीन है और इधर दक्षिण की तरफ हमारा देश भारत है। तो जो हिमालय पहाड़ का ये पश्चिमी है, हिमालय पहाड़ कैसे फैला हुआ, पश्चिम से पूरब की तरफ फैला हुआ है। इसका हिमालय पहाड़ का फैलाव पश्चिम से पूरब की तरफ है। तो हिमालय पहाड़ का ये जो पश्चिमी हिस्सा है, इस हिमालय पहाड़ के पश्चिमी हिस्से में उत्तर की तरफ जिधर तिब्बत है, जिस पर अवैध कब्जा चीन का है, उस तिब्बत के साइड की तरफ एक झील है, उसका नाम है मानसरोवर झील। उसी मानसरोवर झील से, वो प्राकृतिक झील है जो कि हिमालय पर्वत पर जमी हुई बर्फ के पिघलने से जो पानी आता है, उससे उस झील में सालों भर पानी भरा रहता है और वहीं से यह सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी उस पार से निकलती है और धीरे 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 वो इस पार आ जाती है। यानी कि हिमालय पहाड़ के उत्तर तरफ से मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन वो हिमालय पहाड़ को चीरते हुए वो दक्षिण की तरफ आ जाती है। और आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में कि जब एक
पर्वत को, पहाड़ को या पठार को चीर करके एक नदी एक पार से दूसरे पार जाने के लिए रास्ता बनाती है, तो जिस मार्ग का वो निर्माण करते हैं उस मार्ग को हम लोग कहते हैं गॉर्ज। तो जहां ये हिमालय को चीर करके उस पार से इस पार आती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, यानी कि तिब्बत की तरफ से वो भारत की तरफ, हमारे देश की तरफ आती है, वहां पर एक बहुत ही सुंदर गॉर्ज का निर्माण करती है। उसके बाद सिंधु नदी भारत में जब प्रवेश करती है तो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख जिला है, उसी लद्दाख जिले में वो भारत में प्रवेश करती है, और वहीं पर हिमालय को चीर करके जब वो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है तो बहुत ही सुंदर और दर्शनीय गॉर्ज का यह निर्माण करती है। उस क्षेत्र में, उस इलाके में, जम्मू और कश्मीर के इलाके में, खासकर लद्दाख वाले इलाके में, इस सिंधु नदी में आकर के कई सारी सहायक नदियां उसमें मिलती हैं, जैसे कि जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है, ये सारी नदियां उसमें आकर के मिलती हैं। उसके बाद सिंधु नदी पर्वतीय भाग से, पहाड़ी इलाके से बाहर निकलती है, तो वहां पर जिन इलाकों से बहते हुए बाहर निकलती है वो इलाके बलूचिस्तान और गिलगित का है ना, और अटक में आकर के वो पर्वतीय भाग से निकल चुकी रहती है। अब यहां तक का जो सफर है सिंधु नदी का, वो हमारे देश में सफर है, हमारे देश से होकर के ये नदी बहती है और पश्चिम की दिशा की तरफ यह बहती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे आ करके और ऐसे मुड़ करके ये पश्चिम की तरफ जाने लगती है सिंधु नदी। तो हमारे देश में जिन राज्यों से होकर के बहती है, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमालय को जब आई जम्मू कश्मीर मिला, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश मिला, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब मिला, और पंजाब से होते हुए ये चली गई पाकिस्तान की तरफ। तो इस तरीके से सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, उस कुल लंबाई का लगभग 1/3 हिस्सा हमारे देश में पड़ गया, इन 3 राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और फिर पंजाब। अब इसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में पश्चिम की तरफ बहते हुए जाती है कराची, और कराची से फिर ये मुड़ करके दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, और दक्षिण की तरफ मुड़ करके जा करके ये कहाँ मिल जाती है, फिर पूरब की तरफ मुड़ती है ना, और अरब सागर में मिल जाती है। यानी कि नदी का बहाव कैसा रह गया, हिमालय पहाड़ के उत्तर से तिब्बत की तरफ से मानसरोवर झील की तरफ से निकलती है, निकल करके हिमालय पहाड़ को चीर करके बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है, और जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में वो प्रवेश करती है भारत में। वहाँ के इलाके में जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ते हुए फिर आती हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में, और पंजाब से ऐसे होते हुए चली जा रही है पश्चिम की तरफ। अभी दक्षिण की तरफ आओ तब पश्चिम की तरफ मुड़ करके चली गई पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जाकर के यह नदी मिठान कोस, ये पाकिस्तान में जाकर के नदी ऐसे मुड़ती है दक्षिण की तरफ, और दक्षिण की तरफ मुड़ करके फिर कराची के पास ये पूर्व की तरफ मुड़ करके और अरब सागर में मिल जाती है, इधर अरब सागर है। तो इतने घुमावदार ये है सिंधु नदी में। फिर पाकिस्तान में भी, हमारे देश में तो जम्मू और कश्मीर के इलाके में सहायक नदियां मिली थी, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। उसी तरह पाकिस्तान में भी इसमें कुछ सहायक नदियां मिलती हैं, और जो भी सहायक नदियां मिलती हैं वो सब हमारे देश से होते हुए बह करके जाती हैं। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियां पंजाब इलाके से बहते हुए पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, और पाकिस्तान में मिठान कोट के पास पहले 5 नदियां आपस में मिलती है, और फिर इन 5 का आपस में मिलने से जो जलधारा बनती है वो वाली जलधारा सिंधु नदी में मिल जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के।
गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तरांचल के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ध्यान दें, गंगा की जो मुख्य धारा है वह है भागीरथी। गंगा की मुख्य धारा का नाम क्या है? भागीरथी। और ये कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री एक हिमानी है, यानी कि हिम की नदी है। हिम का अर्थ होगा बर्फ। हिमालय पहाड़ पर जो बर्फ बनी हुई है वो बर्फ भी बहती है, उनमें भी मोशन पाई जाती है, उनमें भी गति पाई जाती है। तो उस हिम की नदी यानी कि हिमानी एक है हिमालय, जिसका नाम है गंगोत्री, और उसी गंगोत्री से एक मुख्य धारा भागीरथी निकलती है और आकर के एक और मुख्य धारा निकल करके आती है, उसका नाम है अलकनंदा। यानी कि एक तरफ से आई भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकल करके और दूसरी तरफ से निकल करके आई अलकनंदा, और ये दोनों देवप्रयाग जो जगह है वो उत्तरांचल में है, जिसको कि उत्तराखंड बोलते हैं हम लोग। उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल के देवप्रयाग जगह में आकर के ये दोनों आपस में मिल जाती है। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों नदियां आकर के आपस में मिल गए, दोनों जलधाराएं आपस में आकर के मिल गए। और फिर ये और आगे बढ़ती हैं और उसी उत्तरांचल में, उसी उत्तराखंड में एक जगह है हरिद्वार। वहां पर ये पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यानी कि हरिद्वार तक वो पर्वतीय इलाकों से बह रही थी नदी। कौन? गंगा। गंगा कहां पर बनी है? देवप्रयाग में। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाऊं। हिमालय पहाड़ पर एक हिमानी है, यानी कि बर्फ की नदी है, उसका नाम है गंगोत्री। उस गंगोत्री से एक जलधारा निकलती है, उसका नाम है भागीरथी। वो बढ़ते बढ़ते आगे आती है, उत्तराखंड में आती है, जिसको कि उत्तरांचल भी कहते हैं। उस उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य के देवप्रयाग जगह में आती है। दूसरी तरफ से उसी हिमालय से एक और जलधारा निकलती है, वो है अलकनंदा, और वो भी उसी उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग जगह पर आती है। ये दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। और इन दोनों ही जलधाराओं के मिलने से जो जलधारा बनती है, उस जलधारा का नाम है गंगा। और ये वहां से ये गंगा, यानी कि देवप्रयाग से ये गंगा जब बहती है तो वो अभी पहाड़ी इलाके में ही बह रही होती है, पर्वतीय इलाके में ही बह रही होती है। सारा का सारा इलाका पर्वतीय है। हरिद्वार तक वो पर्वतीय इलाके में बहती है और हरिद्वार में आकर के ही वो फिर पर्वतीय से मैदानी इलाके में प्रवेश करती है गंगा। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वो नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। अब गंगा जब आगे बढ़ती है हरिद्वार से, तो वो चलती है इलाहाबाद की तरफ, जिसको कि प्रयागराज भी कहते हैं। और फिर वहाँ से जब निकलती है तो बनारस, जिसको कि वाराणसी भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं, वहाँ चलती है। उधर से निकलती है तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना से होते हुए ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हुगली है ना, वहाँ पर एक गंगा का नाम हुगली, तो कोलकाता, हावड़ा, उसी हुगली के एक किनारे हावड़ा है, दूसरे किनारे कोलकाता है।
यानी कि लगभग एक ही है ना। बस नदी बंटवारा कर रही है, नदी है, नदी के इस पार कोलकाता है, इस पार हावड़ा है, वो हुगली, वहाँ पर नाम हो जाता है गंगा का। तो पश्चिम बंगाल में वो प्रवेश करती है गंगा। इन रास्ते में, इस गंगा में और भी कई सारी नदियां आकर के मिलती हैं, सहायक नदियां। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि एक मुख्य नदी में, उसके मार्ग में जो छोटी बड़ी नदियां आकर के मिलती हैं उनको सहायक नदियां कहते हैं। तो बहुत सारी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। एक सहायक नदी है यमुना। ये यमुना भी हिमालय पहाड़ से निकलती है, और जिस हिमानी से निकलती है, यानी कि जिस हिम की नदी से निकलती है, उस हिमानी का नाम है यमुनोत्री। वो भी हिमालय से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। और गंगा नदी के दाहिनी तरफ, अगर ऐसे गंगा आ रही है, ऐसे गंगा जा रही है, तो गंगा के दाहिनी तरफ यानी कि इस तरफ, तो ये गंगा आ रही है तो इस तरफ से यमुना आ रही है, और वो भी गंगा के बिल्कुल पैरेलल यानी कि समानांतर बहते हुए आती है, लेकिन इलाहाबाद में जाकर के वो गंगा में मिल जाती है। इस तरीके से यमुना गंगा की एक सहायक नदी हो गई। और इलाहाबाद में ही एक तीसरी नदी भी आकर के गंगा में मिलती है, और वो है सरस्वती। तो इलाहाबाद में ये 3 नदियों का संगम हो गया, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसीलिए उसको कई बार संगम के नाम से भी पुकारा जाता है, प्रयागराज को, इलाहाबाद को। अब और जब आगे बढ़ते हैं तो हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां और आकर के मिलती हैं गंगा में। वो हैं घाघरा, गंडक और कोसी। ये निकलते नेपाली हिमालय से, यानी कि हिमालय का वो हिस्सा जो नेपाल देश में पड़ता है। तो नेपाल हिमालय से ये तीनों नदियां निकलती हैं, घाघरा, गंडक और कोसी, और ये भी आकर के यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है उत्तर की तरफ से। यानी कि गंगा अगर ऐसे जा रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है, तो उत्तर की दिशा से आकर के ये 3 नदियां घाघरा, गंडक और कोसी मिलती है, जो कि नेपाल हिमालय से निकल करके आई हुई रहती हैं, वो आकर के गंगा में मिल जाती हैं। तो ये 3 वो नदियां हैं जो जिन इलाकों से बहती हैं, उन इलाकों में लगभग हर साल बाढ़ का कहर मचाती हैं, बाढ़ लेकर के आती हैं, और उसके द्वारा लाए गए बाढ़ से जबरदस्त जान और माल का नुकसान होता है। लेकिन 100% निगेटिविटी इस बाढ़ में नहीं है। बाढ़ से तबाही तो जरूर होती है, लेकिन ये नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लेकर के आती है, और जहाँ जहाँ तक बाढ़ का पानी फैलता वहाँ वहाँ तक उपजाऊ मिट्टी ये फैला करके चली जाती है। यानी कि इस मैदानी इलाके के को ये नदियाँ बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती हैं और कृषि योग्य भूमि बनाती हैं, और ज़बरदस्त यहाँ पर उत्पादन भी होता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। यह अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। अब है कि ये तो उत्तर से आकर के 3 नदियां मिली, गंडक, घाघरा और कोसी, जो कि नेपाल हिमालय से निकल कर आई हुई थी, वो आकर के गंगा में मिली। इलाहाबाद में यमुना और सरस्वती मिली गंगा में। अब इसी मार्ग में जब पश्चिम से पूरब की तरफ गंगा बह रही है, तो दक्षिण से भी कुछ सहायक नदियां आकर के दक्षिण की तरफ से इसमें मिलती हैं, और वो जो दक्षिण की तरफ से यानी कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से जो नदियां निकल करके आती हैं, वो है चंबल, बेतवा और सोन। चंबल, बेतवा और सोन, इनकी लंबाई कम है, इनकी गहराई कम है, इनमें पानी भी कम है, लेकिन फिर भी ये आकर के गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। इन सभी नदियों का जल समेटते हुए, यानी कि गंगा में अपना खुद का तो जल है ही। गंगा किससे किससे बनी थी?
याद है ना, किससे किससे बनी गंगा? भागीरथी और अलकनंदा से, दोनों के मिलने से गंगा बनी। तो गंगा में अपना पानी यानी कि भागीरथी और अलकनंदा का जल तो है ही, साथ साथ अब उसमें आगे चल करके यमुना का जल मिला, सरस्वती का जल मिला, फिर आगे चलकर घाघरा, गंडक, कोसी का जल मिला, दक्षिण की तरफ से चंबल, बेतवा और सोन मिलाकर अपना पानी उसमें मिला दी। इन सभी सहायक नदियों का जल लेते हुए पश्चिम से पूरब की ओर गंगा बहती चली जाती है और पश्चिम बंगाल में वो फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। गंगा की तरफ से जो डेल्टा बनाया गया है उसका सबसे उत्तर वाला जो बिंदु है वो है फरक्का। यहां नदी दो भागों में बंट जाती है, यानी कि फरक्का में डेल्टा बनाने के बाद, बताया था ना, डेल्टा बनाने के बाद नदी गंगा आई, डेल्टा का निर्माण करी, अपने साथ जो भी गाद मवाद मिट्टी लाई थी जमा कर दी, अपना रास्ता खुद रोक दी और उसी के जमने से ये डेल्टा का निर्माण हुआ। डेल्टा का निर्माण करने के बाद अब पानी जाए कहां? तो गंगा का जल वहां से दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक ऐसे बह करके चली गई, एक ऐसे बह करके चली गई। यानी कि वो जो डेल्टा का निर्माण हुआ उसके उत्तर की तरफ से एक धारा बह करके गई, दूसरी धारा उसके दक्षिण की तरफ से बह के चली गई और बीच में वो डेल्टा रह गया। तो दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है दक्षिण की तरफ आती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो अब वहां पर जो डेल्टा का निर्माण हुआ उस डेल्टा के दक्षिण की तरफ से जो जलधारा बहती है, वितरिका जिसको कहते हैं, कल पढ़ाया था मैं कि जब आगे चल करके नदी हिस्सों में बढ़ती है तो उसको वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना। तो जो एक दक्षिण की तरफ से यानी कि डेल्टा के दक्षिण की तरफ से जो निकली वो कौन है? भागीरथी हुगली, जिसको कि अभी बताया था ना कि पश्चिम बंगाल में उसको हुगली कहते हैं और उसी हुगली नदी के एक तरफ हावड़ा है और दूसरी तरफ कोलकाता है। तो वो हुगली नदी वहां से बहती है और बहते हुए जा करके, है ना, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर के मिल जाती है। और जो दूसरी जो धारा थी, एक तो वो हो गई और जो दूसरी धारा थी वो धारा बहते हुए चली गई बांग्लादेश में और उसी बांग्लादेश में उसमें एक और सहायक नदी आकर के मिल गई और वो है ब्रह्मपुत्र। तो अब उसमें ब्रह्मपुत्र का भी पानी हो गया। अब गंगा अपना पानी और ब्रह्मपुत्र का पानी दोनों ले करके जाकर के वहां पर बंगाल की खाड़ी में वहां मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। और जब गंगा के पानी में ब्रह्मपुत्र का पानी मिल गया और वहां से एक जलधारा हो गई, दोनों की जलधाराएं आपस में मिलकर के एक जलधारा हो गई, तो वहां से नाम बदल करके उसका हो जाता है मेघना। यानी कि उसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का जल है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानता है। और वहां पर मेघना नदी जो अब बनाती है, यानी कि वो गंगा जिसमें ब्रह्मपुत्र का भी जल मिला हुआ है, वो अब बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले एक और डेल्टा का निर्माण करती है जिसको कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये गंगा नदी तंत्र, इसकी कहानी। और आगे क्या है कि गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। सिंधु की लंबाई 2900 किलोमीटर थी, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। जो पश्चिम में अंबाला है वहां से लेकर के सुंदरवन तक की जो अगर दूरी देखें तो लगभग 1800 किलोमीटर है, लेकिन अगर ढाल देखें अंबाला से लेकर के ऐसे सुंदरवन तक ये जो ढाल बनता जा रहा है, पश्चिम से पूरब की तरफ जो ढाल है तभी तो पानी का बहाव, नदी का बहाव पश्चिम से पूरब की तरफ है। जिधर ढाल होगा उधर ही तो नदी बहेगी। तो उस ढाल में गिरावट सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर है।
यानी कि सुंदरबन की जो समुद्र से ऊंचाई है उस ऊंचाई से 300 मीटर अधिक ऊंचाई अंबाला की है, या यूं कहें कि समुद्र तल से अंबाला की जितनी ऊंचाई है उससे 300 मीटर कम ऊंचाई सुंदरबन की है। तो ये ढाल तैयार होता है। दूरी है 1800 किलोमीटर और ढाल में गिरावट है सिर्फ 300 मीटर। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। यानी कि अब उसको देखें तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने पर ढाल में गिरावट 1 मीटर की आती है। इसलिए नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं और इसी ढाल के कारण नदियों में क्या बन जाते हैं? विसर्प। अब देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दो देख लिए, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। ध्यान दिया, हिमालय पहाड़, ये हिमालय पहाड़ है, इस पार तिब्बत, ये चीन, अभी तिब्बत चीन का अवैध कब्जे में है, इधर हमारा देश भारत है, पश्चिम से पूरब की तरफ हिमालय पहाड़ का फैलाव है। इसी जो पश्चिम वाला हिमालय है यहीं पर तिब्बत की तरफ एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, प्राकृतिक झील। इसी मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकली थी, हिमालय पहाड़ को चीरते हुए इस पार आई थी और गौरज का निर्माण करी थी। इसी मानसरोवर झील से, ये जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पश्चिम की तरफ से सिंधु नदी निकली थी और पास में ही सतलुज नदी भी निकलती है पश्चिम की तरफ से। उसी मानसरोवर झील के पूर्व की तरफ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु तीनों का उद्गम एक ही है, मानसरोवर झील है, और उद्गम स्थल भी काफी नजदीक है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। सिंधु की लंबाई थी 2900 किलोमीटर, उससे कुछ अधिक लंबाई ब्रह्मपुत्र की है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। इधर निकली थी और वो इधर ही बहती है हिमालय पहाड़ के समानांतर, है ना। अरुणाचल प्रदेश में जाकर के वो भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण की तरफ मुड़ के पश्चिम से पूर्व तरफ बह रही है, हिमालय पहाड़ के समानांतर, हिमालय पहाड़ के उत्तर की तरफ चीन की तरफ, और अरुणाचल प्रदेश में जाकर के ऐसे वो दक्षिण की तरफ मुड़ करके हमारे देश में, भारत में प्रवेश करती है। तो इसका अधिकांश हिस्सा हमारे देश के बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा 12वां शिखर, जिसकी ऊंचाई 7757 मीटर है, के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। हिमालय बताया, ये रहा मानसरोवर झील, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकली, हिमालय पहाड़ के समानांतर चीन की तरफ बहती हुई गई, बहती हुई गई, बहती हुई गई। यहाँ एक उसको पर्वत मिला नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 7757 मीटर है। नामचा बरवा शिखर के पास अब वो ऐसे मुड़ती है, यू आकार लेती हुई, अंग्रेजी का जो यू लिखते हैं ना, तो यू आकार लेती हुई ऐसे मुड़ती है और भारत का अरुणाचल प्रदेश में, भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ भी तो हिमालय पहाड़ है ना, हिमालय पहाड़ ऐसे जा करके है, तो हिमालय पहाड़ को चीर करके उधर से इधर आती है, रास्ता बनाते, जाहिर सी बात है वहाँ पर एक गॉर्ज का भी निर्माण होगा। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। और वहाँ पर जहाँ नामचा बरवा में ये यू आकार लेकर के भारत में प्रवेश करती है, गॉर्ज बनाती है, वहाँ पर इसका नाम है दिहांग। यानी कि अभी तक वो दिहांग नदी थी, मानसरोवर से निकल कर वहाँ तक वो दिहांग नदी थी। वो दिहांग नदी भारत में प्रवेश करे, है ना। अब उसमें आकर के एक दिबांग नदी मिली, लोहित नदी मिली, केनुला नदी मिली और भी कुछ सहायक नदियाँ आकर के मिली, और इन सब का जल दिहांग नदी में मिलने के बाद वहाँ से भारत में
इस दिहांग नदी का नाम बदल करके ब्रह्मपुत्र हो जाता है और यह असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र का रूप लेती है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से असम में आने के बाद ये ब्रह्मपुत्र का रूप लेती है। और आगे आप पहले ही बताया था, जब ये बांग्लादेश में जाकर के मिलेगी गंगा से, तो वहाँ से नाम गंगा का जल और ब्रह्मपुत्र का जल मिलने के बाद उसका नाम क्या हो जाएगा जी? मेघना। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। जब वो तिब्बत में निकलती है मानसरोवर से और उधर से बहती है, तो वहाँ पर क्या है? एक शीत यानी कि ठंडा, शुष्क सूखा, हवा में नमी नहीं होती है, ऐसा क्षेत्र है। इसलिए वहाँ पर नदी में सिल्ट की जो मात्रा होती है, गाद मवाद मिट्टी की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। लेकिन जो भारत में जब वो प्रवेश कर जाती है, तो भारत के जिस इलाके में प्रवेश करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह, वो काफ़ी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा वर्षा वाले वो क्षेत्र हैं। इसलिए वहाँ पर इसमें सिल्ट की मात्रा जो है, गाद मवाद मिट्टी की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? अगर नहीं याद है तो आप इसको पता करें और फिर आप हमें भी बताएं। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। बाढ़ भी आती है इसमें हर साल। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है, क्योंकि रास्ता तो बंद ही हो जाएगा सिल्ट के जमाव से, फिर वो अपना एक नया रास्ता बनाएगी बहने के लिए। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने देखा हिमालय की नदियों का तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो हमारे देश में है, उसके बारे में अध्ययन किया। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जो तंत्र बनाए गए हैं उनके बारे में।